Hi dears, this is Rahul Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Mind Growth Coaching Center। तो बच्चों ये हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो होगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो बच्चों थोड़ी समझते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस क्या है। पहले वीडियो हमने बात भी किया था कि हमारा सिंपल सेंटेंस क्या है, तो आज हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस है क्या और इनको हम अनुवाद कैसे करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरी बातों को समझने का बिल्कुल आप प्रयास करेंगे। तो बच्चों जैसे कि पहले मैंने कहा था कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें कर्ता के द्वारा कोई काम न किया जाए या जिसमें कर्ता के द्वारा कोई एक्टिविटी न किया जाए। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आपको तीन तरह के मिल सकती हैं। आपको सिंपल सेंटेंस तीन तरह के मिल सकती हैं। पहला कि वह वाक्य जिसमें कर्ता की अवस्था या स्थिति बताया जाए। ठीक, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की अवस्था या स्थिति बताया जाए, ये पहली सब कैटेगरी होगी। और सेकेंड हमारी सब कैटेगरी क्या होती है कि कर्ता के पास कुछ होना, कर्ता के पास कुछ होना बताया जाए। ठीक है ना, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और जो हमारी थर्ड है कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता कोई काम को न करे लेकिन उसमें क्रिया हो और वो क्रिया जो हो वो एडजेक्टिव के समान काम करे, किसी की क्वालिटी बताए। वहां पे जो एक्टिविटी तो होगी, वो एक्टिविटी की बात नहीं होगी, एक्टिविटी होगी लेकिन वहां एक्टिविटी की बात नहीं होगी, वो एक्टिविटी एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। जैसे क्रिया के लास्ट में क्या होना चाहिए, हुआ हो या हुई हो या हुए हो। तो ये बच्चों हमारी सब कैटेगरी है किसी भी सिंपल सेंटेंस का। यानी कि सिंपल सेंटेंस तीन भागों में बांटी जा सकती है, तीन प्रकार से पाई जाती है। पहला वह सेंटेंस जो कर्ता की अवस्था स्थिति बताई जाएगी, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट कैटेगरी। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट कैटेगरी बोलेंगे सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, और ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता के पास कुछ होना या न होना बताया जाए। जैसे मैंने कहा कि राम के पास एक पेन था, राम के पास पेन है और राम के पास पेन होगा, तो ये हमारी क्या होगी, सेकेंड कैटेगरी। ऐसे वाक्य क्या होंगे हमारे सेकेंड कैटेगरी। हम ऐसे बात करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो कैटेगरी। और मैंने भी जस्ट कहा कि ऐसे भी कुछ वाक्य सेकेंड सिंपल सेंटेंस में होते हैं जिसमें क्रिया के अंत में हुआ, हुई, हुए जुड़े होते हैं लेकिन उसमें कर्ता उस काम को नहीं करता है। ये हमारी हो जाएगी थर्ड कैटेगरी। तो बच्चों मेरी बातों को बिल्कुल समझने का प्रयास करना करेंगे और ये हम बारी बारी इसको बात करेंगे। तो आज के इस दिन में हम बात करेंगे कि जो पहली जो कैटेगरी है, यानी कि जिसमें कर्ता की अवस्था या स्थिति जो बताने वाली फर्स्ट कैटेगरी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे सेंटेंस को हम अनुवाद कैसे करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल वाला बेल वाली घंटा उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। बच्चों ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक ग्रामर से लेकर एडवांस ग्रामर तक बात करेंगे कि हम किसी भी सेंटेंस को इजीली कैसे ट्रांसलेट करें। ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो बच्चों इस वीडियो हम बात करेंगे कि किसी भी जो ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता की अवस्था या स्थिति बताई जाए उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कैटेगरी। अब मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, हम बोलूंगे बस बोलूंगा मैं फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। आपको समझने का प्रयास करना। यानी जब मैं बोलूंगा फर्स्ट कैटेगरी तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी की जब मैं बात करूंगा तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि उस सेंटेंस की बात की जा रही है जिसमें कर्ता की अवस्था, कि उस सेंटेंस की बात की जा रही है जिसमें कर्ता की अवस्था या स्थिति बताई जाएगी। और जब मैं सेकेंड कैटेगरी बोलूंगा सिंपल सेंटेंस की, तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि जिसमें कर्ता के पास कुछ होना या न होना की बात होगी। और जब मैं थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करूंगा तो ऐसे सेंटेंस की हम परिकल्पना करेंगे, दिमाग में रखेंगे कि जिसमें क्रिया के अंत में हुए, हुए या हुए होना चाहिए, जिसमें एक्टिविटी कर्ता के द्वारा न किया जाए। जैसे मैंने कहा मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, टूटा हुआ मोबाइल क्या हमारा टूटा हुआ है, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मेरा मोबाइल टूटा हुआ है तो इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है और मोबाइल की स्थिति या अवस्था बताई जा रही है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारी होंगे सिंपल सेंटेंस पक्का। ठीक है, या मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, बच्चा लेटा हुआ है, तो ये सारे सेंटेंस हमारा, ये भले ही इसमें क्रिया की बात हो रही है लेकिन वो क्रिया नहीं कर रही है, वो एडजेक्टिव के रूप में काम किया जा रहा है, इसलिए वो सिंपल सेंटेंस में आएगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और मैंने कंफ्यूजन अभी भी आपको हो तो पहले वीडियो को एक बार फिर से आप देख लें ताकि वो चीजें आप बिल्कुल क्लियर कर लो कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, टेंस वाले सेंटेंस क्या है और मोडाल्स वाले सेंटेंस क्या है। ठीक है,
तो बच्चों, तो पहले हम बात करेंगे कि हम ऐसे जो पहले हमारी कैटेगरी है ऐसे सेंटेंस को हम कैसे अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट टेंस का, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखो आपको बेसिकली मालूम है टेंस के बारे में कि हमारे पास टेंस 3 तरह के होते हैं। अब पहले समझ लेंगे या फिर हम समझ लेते हैं बेसिकली कि टेंस हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह से होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। एक होते हैं हमारे पास्ट टेंस और एक हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, थोड़ी हमको जानकारी होना चाहिए, ये मैं सिंपल के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या होता है कि जब कोई भी बात है या कोई काम अगर वर्तमान में हो रहा हो या वर्तमान की बातें हो रही हैं तो हमारे क्या होगा, वो प्रेजेंट टेंस में होगा। और जब कोई बातें पुरानी बातें हो या वो हमारा एक्टिविटी पहले हो चुका हो, मैं पूरे सभी को लेके चल रहा हूँ, पूरी की बात कर रहा हूँ, टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारा पास्ट टेंस में। और जो कोई काम होगा या कोई भी बात हम करेंगे, किसी काम को करेंगे फ्यूचर में, तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर होगा। इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान आप चाहो तो याद कर लोगे सिंपल सेंटेंस में। इसके लास्ट में क्या होंगे, हमारे हैं होंगे, हु होंगे और हो होंगे। इसमें क्या होंगे, था होंगे, थी होंगे, थे होंगे। बट इसमें क्या होंगे, गा होंगे, गी होंगे और गी होंगे। तो ये चीजें आप दिमाग में रखोगे बेसिकली कि जो सिंपल सेंटेंस हैं उनके 3 ही कैटेगरी होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। लेकिन जो टेंस में है उसमें हर टेंस का 4 सब कैटेगरी है। प्रेजेंट का 4 है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट के भी होंगे और इसी प्रकार फ्यूचर के भी होंगे। तो कुल मिला के हमारे 12 हो जाते हैं। वो टेंस की बात है, यहाँ पे टेंस की हम 12 बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो बेटो सिंपल सेंटेंस का सबसे बड़ी जो पहचान हमारा है, जो हमारा प्रेजेंट का, वो है किसी भी वाक्य अंत में हैं, हूं, ठीक है, और हो का होना। और मैंने भी जस्ट कहा कि बच्चों हम फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कर्ता की अवस्था या स्थिति बताया जाए। तो बच्चों पहचान तो आपने समझ लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की। आपको मालूम है कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार की होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां दिमाग में आपके हो कि हम ऐसे वाक्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें कर्ता की अवस्था या स्थिति बताई जाए, जैसे मैंने कहा। तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखनी है, फिर हमें इज, एम, आर में से किसी एक का इस्तेमाल करना है और फिर कंप्लीमेंट लिखना है, कंप्लीमेंट, और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है, फिर कंप्लीमेंट लिखना है, कंप्लीमेंट, और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। ये अफर्मेटिव की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अगर आपको बेसिक्स, आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझना है तो उसके भी वीडियो, आपको सारी चीज़ें अपलोडेड है। आपको समझना कि कंप्लीमेंट क्या होता है तो इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं और अपने जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी डाउट आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताएगा आपको डाउट क्या आ रही है, आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है। बड़ा मैं आपको आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो जो पहली कैटेगरी है हमारा सिंपल सेंटेंस का, आप कैटेगरी समझ चुके होंगे। तो इस पहले कैटेगरी को हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। और जो ट्रांसलेट करेंगे कैसे, पहले अफर्मेटिव का, फिर नेगेटिव का, फिर इंटरगेटिव के फर्स्ट टाइप का, इंटरगेटिव के सेकेंड टाइप का, इंटरगेटिव के थर्ड टाइप का, जिसको हम कैटेगरी भी बोलेंगे, और ऐसे करेंगे हम। तो पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव का। तो मैंने जैसे कहा कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी होंगे उनको हमें अनुवाद करना है। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज इज, एम, आर। यानी इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर वी हैव टू यूज इज, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर वी हैव टू यूज आर, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज आई, ओनली आई, सो वी हैव टू यूज एम। हिंदी में बात करेंगे तो अगर आपके कर्ता एक वचन है तो इज का इस्तेमाल करेंगे, कर्ता बहुवचन है तो आर का इस्तेमाल करेंगे, और कर्ता अगर आई है तो हम वहां पे एम का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों अगर आपको नंबर में प्रॉब्लम है तो मैंने नंबर का भी वीडियो आपको अपलोड किया हुआ, वहां से जाकर आप सारी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि राम अपने घर पर है, अपने घर पर है। ठीक है, राम अपने घर पे। तो बच्चों यहां पे क्या लिखा होगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कर्ता लिखनी है। आप ये बिल्कुल याद कर लोगे, किसी भी सेंटेंस को अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो पहले कर्ता होते हैं, पहले कर्ता ही होंगे। ये कहीं भी जाओगे पहले कर्ता लिखोगे और उसके बाद हमें लिखना पड़ता है सहायक क्रिया लिखना या मुख्य क्रिया लिखना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास पहले क्या लिखना, हमें कर्ता लिखना होगा। तो कर्ता क्या है, राम। कैसे मालूम पड़ेगा,
अब यहां समझ लो मेरी बात को, अगर आपको कर्ता ढूंढना है तो आप चाहो तो ये बड़ा आसान है कर्ता को ढूंढना। कर्ता को ढूंढना है तो आपके पास दो तरीका है, यानी जो सबसे प्रमुख वाक्य का है, यानी जिसके बारे में बातचीत हो रही है, वो हमारा कर्ता होता है। ये आपको डायरेक्टली समझना है तो उस वाक्य में आप कौन लगा के प्रश्न पूछो। तो आपने जो अगर कौन लगा के प्रश्न पूछा तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारी क्या होगा, कर्ता होगा। जैसे राम अपने घर पे है, घर पे कौन है, राम, राम क्या होगा, कर्ता। चलो हमने राम लिखा, वो हमने क्या लिखा, राम। तो बच्चों यहां पे अब राम के अकॉर्डिंग हमें लगाना है इसकी सहायक क्रिया। हमारे पास क्या है, इज है, एम है, आर है। तो राम क्या है, एक वचन यानी सिंगुलर है। यहां समझोगे, यहां लगाएंगे सिंगुलर के लिए, ये लगाएंगे प्लुरल के लिए, और लगाएंगे केवल आई के लिए। तो राम क्या हमारा सिंगुलर है क्योंकि नाम है, यहां बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। राम है, नाम है, क्या होगा, राम इज। इसके बाद लगाएंगे कंप्लीमेंट, यानी इस वाक्य को जो पूरा करेगा उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है कि जिसको पूरक बोलते हैं, यानी जो वाक्य को पूरा करता है उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट। तो क्या लगाएंगे कंप्लीमेंट, कि अपने घर पर, तो एट हीज होम। बच्चों यहां समझने का प्रयास करना कि हमने यहाँ पे हीज का इस्तेमाल किया क्योंकि राम है, राम क्या हमारा एक मैस्कुलिन जेंडर है। अगर वो किसी लड़के का नाम होता तो वहां पे हम हर का इस्तेमाल करते, क्यों, क्योंकि हमारे ये पोसेसिव है। क्या ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक और समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूं या मैं एक शिक्षक हूं, तो इससे कैसे करेंगे, शिक्षक कौन है, मैं, तो आई। और मैंने भी जस्ट कहा कि हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे, तो आई एम और टीचर, है कि नहीं, आसान है। या अगर हम किसी बहुवचन को लेंगे, जैसे मैंने कहा कि बच्चे बहुत नटखट हैं, नटखट हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, कौन नटखट है, नटखट हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, कौन नटखट है, बच्चे। तो चिल्ड्रेन, ये हमारी क्या है, बहुवचन है, तो चिल्ड्रेन आर नॉटी, है कि नहीं। तो पहली चीजें आप ये समझ लोगे कि सिंगुलर क्या होता है और प्लुरल क्या होता है, तो यहां क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ये बड़ा आसान है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। आप इसको चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दिमाग में आपको बस यही रखना, कुछ करना नहीं है आपको दिमाग में, कि बस आपको सब्जेक्ट लिखनी है, इज एम आर में से किसी एक का इस्तेमाल करना। मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कैटेगरी, वहां पे आपके पास कंप्लीमेंट लिखना। देखिए इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि सोहन मेरा भाई है, मेरा भाई है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सोहन मेरा भाई है। तो एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से करने का कर सकते हैं, लेकिन ये जाके बाद में फंस जाएगा। अगर हम किसी टेंस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे रूल को फॉलो नहीं करेगा। जैसे आप पहले कर्ता लिखो और लाइन से बिल्कुल ऐसे उल्टा जाओ, उल्टा कैसे, तो इसमें करता क्या, हमारे पास सोहन मेरा भाई है, तो मेरा भाई कौन है, सोहन, सोहन क्या होगा, कर्ता। अब उल्टा जाएंगे तो है का क्या लगाएंगे हम, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, सिंगुलर है तो इज क्या, माई ब्रदर, ठीक है बच्चों, है ना। तो यहां पे बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद कंप्लीमेंट, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो बच्चों ये नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, इसमें नहीं शब्द आते हैं। और मैं आपको ये यूनिवर्सल रूल बता रहा हूं, ये आपको हमेशा काम करेगा कि किसी भी वाक्य में अगर नहीं है, तो आप मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे, तो उस वाक्य में नहीं की जो अंग्रेजी नॉट है वो हमेशा हम सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे। यानी कि जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है, जो प्राइमरी वर्ब है, उसके हम बाद इस्तेमाल करेंगे। और ये सभी रूल्स में फॉलो करेंगे सिवाय दो टेंस को छोड़कर, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि प्रेजेंट में और पास्ट में कोई सहायक क्रिया नहीं होता है, तो उसमें हम अगर प्रेजेंट है तो डज नॉट, डू नॉट, और अगर पास्ट है तो डिड नॉट। तो इसको छोड़ के, दो टेंस को छोड़ के ये रूल फॉलो अप कर सकते हो। यानी कोई भी सेंटेंस हो आप कहां लगाओगे,
एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाओगे। तो सेम हमें भी यहाँ पे वही करना है। यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे, इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होंगी, वो ऐसे होंगी। पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे और फिर इस नॉट लगाएंगे और फिर कंप्लीमेंट लगाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। सेम वही है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, बिल्कुल आसान है, वो उसी के आधार पे बस हमें नोट लगाने का इजी मार के। जैसे मैंने कहा राधा अपने मम्मी के साथ नहीं है, राधा अपने मम्मी के साथ नहीं है, तो ये नेगेटिव आ गया। तो यहां नेगेटिव से आपको घबराना नहीं है, ये नेगेटिव कब लगाएंगे, नॉट। हम हमेशा अपने जो एक्सिलरी वर्ब है, आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें हम बात करेंगे कि एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं समझा होगा तो एक बार जाके कहीं से पढ़ लोगे, ताकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या करें, सब्जेक्ट नोट करेंगे। तो क्या सब्जेक्ट है, राधा अपने मम्मी के साथ नहीं है। कौन अपनी मम्मी के साथ नहीं है, राधा। तो राधा सिंगुलर है ये, क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो इज नॉट एट, समझेगा, एट हर मदर, सॉरी यहां पे विद का इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, सॉरी यहां पे विद का इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, राधा इज नॉट विद हर मदर। आया बात समझ में, ऐसे करेंगे, राधा इज नॉट विद हर मदर। या एक और एग्जांपल अगर हम समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चे स्कूल पर आज नहीं हैं, है कि नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, बच्चे स्कूल पर आज नहीं है, तो कौन स्कूल पे नहीं है बच्चे, तो चिल्ड्रेन आर नॉट एट स्कूल टुडे। ठीक है बच्चों, देखिए बड़ा आसान है ये, बहुत आसान है। बस आप इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए। अगर आपने पहले स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। हमने क्या बात कर लिया, अफर्मेटिव, हमने क्या बात कर लिया, नेगेटिव। अब हम बात करेंगे इंटरगेटिव। तो बच्चों इंटरगेटिव की 3 कैटेगरी होती है, तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये सेकेंड हमारे वीडियो, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी या पहले आप नोट कर सकते हो, इसको समझ सकते हो बिल्कुल, और चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हो बाद में कि सर ने कैसे किया हुआ, ठीक है ना।